नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 5 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेबनान के अंदर बातचीत करने के लिए इजराइल ने अपने लोगों को जैसे ही भेजा, पीठ पीछे लेबनान की पीठ में छुरा भोंकते हुए इजराइल ने बड़ा हमला किया। अब ये हमला क्यों किया है, क्या बड़ी वजह है और इसके बारे में इजराइल ने अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय की, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब फिलिस्तीन के अंदर हमास ने अपने दुश्मनों को ठिकाना लगाने के लिए ऐसे एम्बुश लगाए हैं कि आज हमास का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया है और इसको लेके अब इजराइल के अंदर दुख भी है, लेकिन इजराइल खुल के कुछ कह भी नहीं पा रहा है। बदला लेने के लिए इजराइल ने आज हमास के 40 से ज्यादा लड़ाकों को मार दिया है। अब ये हमला कहाँ हुआ है, कितने क्लैशेस हुए हैं, क्या कुछ हुआ है, इस वीडियो को आप देखिए, डिटेल में आपको पता चलेगा। और साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैन करने के लिए अमेरिका के अंदर एक ऐसी डिमांड चल रही है और इस हिसाब से सांसदों ने लेटर भेजा है कि अगर ये डिमांड सच में एक्सेप्ट कर ली जाती है तो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका आने वाला है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में आपको ये भी डिटेल में बताऊं। वहीं पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे निकल के सामने आ रही हैं कि इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो देखने के बाद आज आप खुश हो जाएंगे, चूंकि भारत और रशिया की इतनी नजदीकी शायद इससे पहले देखने को नहीं मिली थी। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है या फिर ठीक ठाक लगती है, जैसी भी लगती है आप कमेंट करके बताएं। चूँकि जब आप हमारे कमियों को उजागर करते हैं, जब आप मुँह पे बोलते हैं कि प्रखर तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसे इस चीज़ को सुधार सकते हो, तो हम उसको सुधारते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो कमियां हैं वो एक एक करके कम होते हैं और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिल जाती है। तो आप कमेंट करके मुझे कमियां मेरी बताते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे दोगलेपन भरी खबर जो निकल के सामने आ रही है दोस्तों, वो लेबनान के अंदर से आ रही है। दरअसल कल ही लेबनान के अंदर इजराइल ने अपने कुछ सीनियर डेलीगेशंस को भेज के बातचीत शुरू करवाई थी। बातचीत का मुद्दा ये था कि अब लेबनान के साथ हम लोग अमन चैन चाहते हैं, लेबनान के साथ शांति चाहते हैं और अब हम लेबनान के ऊपर कोई हमला नहीं करना चाहते, बशर्ते लेबनान भी हमारी मजबूरी को समझे और हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए हिजबुल्लाह को डिसमेंटल कर दे, डिसआर्म कर दे। अब ये डिमांड इजराइल की तरफ से इधर रखी जा रही थी। दूसरी तरफ आज रिपोर्ट निकल के सामने आई कि बातचीत इधर चल रही थी, तभी इजराइल ने अचानक से बड़ा हमला किया है लेबनान के ऊपर। इस हमले में 4 बड़े बड़े शहरों को, इनमें से एक का नाम वरासिट है, दूसरे का नाम अल मजरडेल है, तीसरे का नाम जबा है और चौथा एक कोई गांव था। इन चारों जगहों पे बड़ा हमला किया और इस हमले में अल जजीरा की रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 4 से 5 बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तबाह कर दिया। और इसके बारे में लेबनान की मीडिया कह रही है कि 4 गांव को पूरा ध्वस्त कर दिया, 4 के 4 गांव को तबाह कर दिया। वहीं इजराइल की आर्मी अपने मुंह से यह बात एक्सेप्ट कर रही कि उसने हिजबुल्लाह के हथियारों के ठिकानों पे हमला किया। इन चारों जगहों पे हिजबुल्लाह के हथियार रखे थे और जैसे ही इसके बारे में आईडीएफ को जानकारी लगी, आईडीएफ ने हमला किया और आईडीएफ ने इन ठिकानों को ध्वस्त किया। हालांकि अभी तक कितने लोग मारे गए हैं, कैजुअलिटी कितनी है, इसके बारे में भले ही तस्वीरें साफ ना हो, लेकिन एक चीज़ बहुत धड़ल्ले के साथ साफ है दोस्तों कि इजराइल किसी भी सीज फायर को नहीं मान रहा है। इजराइल कहीं भी सीज फायर की मियाद को कायम नहीं कर रहा है। इजराइल का जब भी मन कर रहा है इजराइल हमला कर रहा है। इधर लेबनान में अपने लोगों को भेज के बातचीत इजराइल कर रहा है, इधर खुद से हमला भी कर दे रहा है। और अब सुनिए, आज बड़ी अपडेट इजराइल ने खुद अपने मुंह से बोली है और आईडीएफ ने ही कही है कि उसने 40 से ज़्यादा वेस्ट बैंक के अंदर, राफा के अंदर हमास के लड़ाकों को मार दिया है। यानी आज कहानी कुछ ऐसी हुई और ये कहानी कायदे से 2 दिन से चल रही है। दरअसल राफा के अंदर एक सुरंग से आरपीजी फायर होती है इजराइल के एक टैंक के ऊपर। अब ये आरपीजी जब फायर होती है तो फायर होने के बाद वहाँ पे कई सारे आईडीएफ के जवान इंजर्ड होते हैं, कई सारे जवान मारे भी जाते हैं। जिस टैंक पे ये फायर हुआ था वो टैंक तो वहीं खाक हो गया और इसी के बाद इजराइल ने उस पार्टिकुलर इलाके में एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी थी। अब उस इलाके में जब एयर स्ट्राइक शुरू हुई दोस्तों, तो शुरू होने के बाद सिलसिलेवार तरीके से औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को जो भी मिला उन तमाम लोगों को इजराइल की आर्मी कत्ल करती चली गई। अब
बड़ी कहानी ये हुई कि जिस सुरंग से आरपीजी फायर हुई थी, एक घायल जवान ने उसकी लोकेशन बता दी, और जैसे ही लोकेशन पता चली इजराइल को, तो किसी को सुरंग में मारना है तो सबसे आसान काम यह है कि सुरंग का रास्ता बंद कर दो और सुरंग को दबा दो। मिट्टी के नीचे आदमी दब के खुद मर जाएगा, ना आपको गोली चलानी, ना आपको सामने से कोई नुकसान होगा, ना ही कोई कैजुअल्टी होगी। आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। सेम चीज़ इजराइल ने की, एयर स्ट्राइक करके उस पूरे टनल को डिस्ट्रॉय कर दिया, और डिस्ट्रॉय होने के बाद अंदर ही अंदर हमास के 200 में से 40 लड़ाकों की मौत हुई। बाकी जो बचे 160 वो पीछे के रास्ते से सुरंग की दूसरी दिशा में चले गए हैं। अब सुरंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अंदर ही अंदर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे 500 मीटर सीधी गई, उसके बाद तिरछी हो गई, तिरछी होने के बाद फिर इधर चली गई, फिर उधर चली गई। तो ऐसा जिगजैग सांप जैसी जो संरचना बनाई गई है, तो इजराइल की आर्मी को एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन जिस पार्टिकुलर इलाके में उन्होंने बमबार्डिंग की, वहां पे 40 से ज़्यादा हमास के लड़ाके मारे गए हैं। और इधर जब ये तमाम चीज़ें हुई, हमास ने भी बदला लेने के लिए इजराइल के सबसे खास एजेंट को मारा है, सबसे खास एजेंट को, और इसके बारे में अब आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। दरअसल हमास से लड़ते लड़ते इजराइल जब थक गया और इजराइल को लगा कि भाई साहब अब जीतना संभव नहीं है, हमास से लड़ते लड़ते हम जीत नहीं पाएंगे, तब इजराइल ने नया खेल किया और गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर लोकल ग्रुप्स को पैदा किया, जो पैसे लेते थे इजराइल से हथियार लेते थे और बदले में हमास जैसे संगठनों को कमज़ोर करते थे, उनको घुटनों पे लाते थे, इवन जहां मौका मिलता था हमला भी करते थे, और गाज़ा के लोगों को ये समझाते थे कि हमास जब तक रहेगा तब तक फिलिस्तीन की आज़ादी संभव नहीं है। यानी पूरी लड़ाई का जो जिम्मा था हमास के ऊपर डालने का काम इन जैसे लोगों का था। और उन्हीं में से एक सबसे मेन जो था उसका नाम था यासिर अबू साहिब। यासिर अबू साहिब एंटी हमास गैंग चलाता था और फिलिस्तीन के लोगों को हमास के खिलाफ भड़काता था, और जब मौका पड़ता था अपने ग्रुप के माध्यम से बाकायदा हमला भी करता था हमास के ऊपर। और इसी चीज़ से हमास काफ़ी चिढ़ा हुआ था और हमास ने इसके खिलाफ डेथ वारंट और अरेस्ट वारंट जारी किया था। अपने लड़ाकों को हमास ने बोल रखा था कि ये लड़का जहाँ दिखे, ये शख्स जहाँ दिखे, या तो इसको गोली मार दो या फिर इसको पकड़ो और पकड़ के हमारे पास लाओ। अब ये बात हमास ने बोली थी, हमास के लड़ाके एक्टिव थे, और इसी दौरान राफा के अंदर, वेस्ट राफा पर्टिकुलर इलाके की बात करूं तो वेस्ट राफा के अंदर एक टनल के पास हमास के लड़ाकों ने एम्बुश लगाया था, क्योंकि उनको पता था कि जो यासिर अबू साहिब है वो इसी रास्ते से आएगा। इसी के बाद संजोग से आता है, एम्बुश में फंसता और फंसने के बाद बुरी तरह इंजर्ड होता है। तमाम लोग इसको लेकर हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसकी वहीं पे तड़प तड़प के मौत होती है। इजराइल ने बाकायदा शोक व्यक्त किया है, इजराइल काफ़ी दुखी है, लेकिन अब अपने मुंह से कैसे इजराइल बोलते हैं कि भाई हमने उसको ट्रेंड किया था, हमने पैसे खर्च किए थे और आज वो मारा गया। वहीं हमास ने खुद जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमने इसको मार दिया है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई इजराइल की जेल से। इजराइल के जेल के अंदर इस समय वो सूरत हाल है कि अगर आप डिटेल में जानेंगे तो जानने के बाद आपका कलेजा फट जाएगा। दरअसल इजराइल की जेल में फिर से 3 कैदियों की टॉर्चर की वजह से मौत हुई है। अल जजीरा के हवाले से आपको ये रिपोर्ट बता रहा हूँ, और अल जजीरा में आप तौर पे हेडिंग भी पढ़ सकते हैं कि किस हिसाब से हमास ने पूरा एक आंकड़ा बताया कि 2023 से पहले इतने लोग थे, 2023 के बाद 9900 ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो राजनीतिक तौर पे इजराइल के खिलाफ बात करते थे, उनको अरेस्ट किया गया इजराइल द्वारा। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, उनके साथ कोई ह्यूमन राइट वाली बातें नहीं है, उनको कोई मानवाधिकार नहीं प्राप्त है, ना कोई ट्रायल, ना कोई बहस, ना कोई जिरा। जेल में डाल के उनको टॉर्चर करके मारा जा रहा है। और आज फिर 3 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया जेल के अंदर टॉर्चर करके। लेकिन ताजुब की बात यह है कि कोई भी मानवाधिकार का सूरमा जो अपने आप को ये बताता हो कि हम इंसानियत के हक में बात करते हैं, बड़े बड़े WHO, बड़े बड़े UNRW सब खामोशी इख्तियार करके बैठे। क्यों? क्योंकि मामला बस वही है। अब आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ। अभी आपसे जो मैंने कहा कि मामला बस वही है, तो आप समझिए इराक ने अपनी एक लिस्ट जारी की है 17 नवंबर के आसपास। हालांकि अब यह लिस्ट सर्कुलेट हो रही है और इस लिस्ट में दिखाया गया कि कितने लोग आतंकवादी हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद को पालते पोसते, और इन तमाम लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और इनको जहां देखा जाएगा अरेस्ट किया जाएगा। इराक ने जब वो लिस्ट निकाली तो उस लिस्ट में टॉप 3 जो नाम थे वो नाम आपको चौंका सकते हैं। टॉप 3 नाम में पहला नाम था हूती का, पहला नाम हूती का, यमन वाले हूती का।
दूसरा नाम था हिजबुल्लाह का, वही लेबनान का हिजबुल्लाह जिससे इजराइल हमेशा लड़ता रहता, झगड़ता रहता और जिसको ईरान की प्रॉक्सी कही जाती है। ये कहा जाता है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को पैसे ईरान देता है और ईरान और इराक की दोस्ती भी है, लेकिन उस हिजबुल्लाह को भी आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया गया। तीसरा नाम था हमास का, और ये कहा गया इराक द्वारा कि हमास भी आतंकवादी है और इसको जहां देखो गोली मार दो, खत्म कर दो, ये सब आतंकवादी हैं, खत्म करो यार। अब ये चीज जैसे इन्होंने की, सोशल मीडिया पे ये लिस्ट वायरल हुई, मीम्स की बौछार हुई, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ईरान की जनता ने भी सवाल उठाया, भाई साहब हम तो आपको अपना मानते थे, आप हमारी प्रॉक्सीज को आतंकवादी संगठन घोषित करने में लगे हो। फिर इराक ने 10-15 दिन बाद कहा कि अरे वो लिस्ट गलती से छप गई थी, ये लिस्ट गलती से हमसे छप गई थी, बाकी भाई हमारा कोई इरादा नहीं, हम तो इनको बड़ा प्यार करते हैं, हम ट्रिपल हूती, हमास और हिजबुल्लाह को बड़ा प्यार करते हैं, हम तो बड़ा इनको मानते हैं, ये तो हमारे भाई हैं, हमारा इनका एक ही रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तमाम बातें इराक ने बोले। लेकिन आप सोचिए कि अगर ईरान ने सवाल ना उठाया होता और ईरान ने मजबूर ना किया होता तो ये तीनों को आतंकवादी संगठन मान के बैठ जाते और आने वाले टाइम में इन तीनों के ऊपर सेंसस, प्रतिबंध और तमाम वो नौटंकी जो आप सोच सकते हैं, वो तमाम नौटंकी आपको देखने को मिलती। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल ही रही हैं। इधर अमेरिका से बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है और इस अपडेट को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल बीच में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए थे। पाकिस्तान आए दिन अमेरिका के दौरे पे जाता, कभी आसिम मुनीर पहुंच जाते, कभी शहबाज शरीफ पहुंच जाते, कभी ख्वाजा आसिफ पहुंच जाते। ये तमाम चीज़ें चलती रही। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नज़दीकियां बढ़ती रही। भारत के लिए टेंशन की बात थी, चूंकि भाई हमारा जो दुश्मन है अगर एक ताकतवर देश से उसका संबंध अच्छा होगा तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम है। जैसे आज रशिया और भारत के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं तो क्या चाइना और पाकिस्तान खुश नहीं है? उनके भी पेट में दर्द हो रहा, सेम हमारे भी हो रहा था। लेकिन अब आगे की कहानी आप सुनिए कि जब आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और ट्रंप के बीच नज़दीकियां बढ़ी तो धीरे धीरे पाकिस्तान की जो राह थी वो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही की तरफ जाने लगी। जैसे आसिम मुनीर को पहले फील्ड मार्शल बनाया गया। फील्ड मार्शल बनाने के बाद जब यहाँ भी बात नहीं बनी तब ऐलान किया गया कि नहीं, अब इनको इतना पावर दिया जाए कि राष्ट्रपति के भी ऊपर पहुँच जाए। इसको लेके बवाल भी मचा। बवाल मचने के बाद प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट को इन्होंने शक्तिशाली तौर पे दबाया, गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई, लोगों को मरवा दिया, फिकवा दिया। इसी बीच इमरान खान जैसे एक पॉलिटिकल आदमी को, एक क्रिकेटर को जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसको महीनों तक नज़रबंद करके रखा। उसकी बहन को लाठियों से मारा, एक 60 साल की महिला को बालों से पकड़ के घसीटा और पाकिस्तान के ऐसे तानाशाहों को लगा कि ये बात पूरी दुनिया में नहीं जाएगी। लेकिन आज सोशल मीडिया है, तमाम चीज़ें सर्कुलेट होती हैं और ऐसी ये खबर भी सर्कुलेट हो गई। और जब ये खबर सर्कुलेट हुई तो मामला अमेरिका तक खुद पहुंच गया और अमेरिका के इस समय 44 सांसदों ने मार्को रूबियो को एक लेटर लिखा है और इस लेटर में साफ तौर पे कहा है कि अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जैसे लोगों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए और ऐसे लोगों को कभी भी अमेरिका के अंदर एंट्री नहीं देनी चाहिए। यानी जिस ताकत के दम पे ये लोग उछलते थे, आज इनकी तानाशाही इस कदर बढ़ गई दोस्तों कि पाकिस्तान को अब अमेरिका में बैन करने की मांग की जा रही है। अब ये मांग कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़, इसके बारे में क्या कुछ हो सकता है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ बताऊंगा। आज नहीं बता रहा, चूंकि ये वीडियो 14-15 मिनट की हो गई है, और खींचूंगा तो और लंबा खींच जाएगा, आपका समय खराब होगा। तो आप अगली वीडियो में जरूर इस चीज़ को देखिएगा। लेकिन इस समय अब भारत से जो ताकतवर तस्वीरें निकल के सामने आ रही, एक बार उसका भी मुजाहिरा आपके सामने पेश करना चाहूँगा और 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ आप ये जानिए कि भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर मैं कुछ करूँगा तो मुझे उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा, और उनमें से एक थे हुमायूं कबीर। इन्होंने डिसाइड किया था कि ये 6 तारीख को यानी कल की तारीख को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। इनको लगा कि इनकी जो पार्टी है टीएमसी, ममता बनर्जी वाली, उनको सपोर्ट करेगी, ये मंत्री बन जाएंगे, बड़े ताकतवर हो जाएंगे। देखिए, नेता कोई भी हो, चाहे इस तरफ का चाहे उस तरफ का, कोई अपने आप को हिंदूवादी बताए चाहे कोई अपने आप को मुस्लिमवादी बताए, लोग बस वोट के भूखे हैं, अपनी जेब को भरना जानते हैं। नहीं तो आप सोचिए कौन सा ऐसा नेता विधायक है जिसने अपनी जाति और धर्म के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसको आप 50-100 सालों तक याद रखें। आज़ादी के बाद से ये 70-80 साल का जो इतिहास है उठा के देख लो, किसी भी नेता ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसको आप याद रखेंगे। खैर, वो अलग बात है। तो हुमायूं कबीर ने जब ये ऐलान किया उसी के बाद बवाल मचा। शुरुआत में ममता बनर्जी ने दूरी बना ली थी, कहा था कि हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन अब कमाल देखिए, जुल्म देखिए, सितम देखिए, या फिर कर्मों का फल देखिए
कि जिस पार्टी के लिए हुमायूं कबीर इतना त्याग और इतनी दुश्मनी पाल रहे थे, उस पार्टी ने फाइनली इनको सस्पेंड कर दिया और कहा कि अगर आप बाबरी मस्जिद बनाते हो तो आपसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं होगा। अब हुमायूं कबीर की हालत ऐसी है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज वो परेशान होंगे, वो सोच रहे होंगे कि कल हम बाबरी मस्जिद की नींव रखें और बाद में हमको पार्टी टिकट ही ना दे तो हमने दुश्मनी भी पाल ली बाबू और चुनाव भी नहीं जीत पाए। तो आप सोच के देखिए कि राजनीति के चक्कर में आदमी कभी कभी ऐसे दांव खेलता है जो दांव उसके ऊपर उल्टा ही पड़ जाता है। जैसे बीजेपी ने जब मंदिर के नाम पे दांव फेंका था तो 2 टर्म तक तो ये दांव बड़ा सफल चला, लेकिन तीसरे टर्म में क्या हुआ आप देख रहे हैं। अगर सपोर्ट हट जाए तो सरकार गिर जाए, तो जनता हर बार मूर्ख नहीं बनती दोस्तों। खैर, इधर बड़ी अपडेट और बड़ी तस्वीरें निकल के सामने आ रही रशिया और पुतिन के हवाले से। पुतिन साहब भारत के दौरे पे आ चुके हैं। दौरे पे आने के बाद लगातार उनके स्वागत में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिसको देखने के बाद सीना चौड़ा हो गया। चूँकि जब पाकिस्तान और भारत की जंग चल रही थी शुरुआत में, जब अमेरिका ने अपनी सबमरीन भेजी थी, तब हमारी तरफ से अगर कोई आया था तो वो रशिया ही आया था। और रशिया जब आज भारत के दौरे पे है, रशिया के जो सबसे टॉप के लीडर वो भारत के दौरे पे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सारा प्रोटोकॉल तोड़ दिया। प्रोटोकॉल को तोड़ के वो एयरपोर्ट उनको रिसीव करने पहुंचे। उसके बाद रेड कारपेट वेलकम हुआ, एक ही गाड़ी में दोनों बैठ गए। और सबसे ताज्जुब की बात दोस्तों ये है, भरोसा आप देखिए कि पुतिन को भारत के ऊपर कितना भरोसा है। यहाँ पार्टिकुलर किसी नेता की बात नहीं कर रहा। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस होगी, परसों समाजवादी पार्टी होगी, उसके बाद कोई और होगा, कोई और होगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन भरोसा आप देखिए कि भारत ने एक साधारण सी गाड़ी में, एक साधारण सी टोयोटा की गाड़ी में उनको बैठा दिया। एक फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी थी, एग्जैक्टली तो मैंने मॉडल नहीं देखा। उसके बाद भी पुतिन साहब उसमें शांति से बैठे रहे। वहीं पुतिन का ऐसा प्रोटोकॉल है कि उनकी अलग लग्जरी गाड़ी आती है, पूरी बम से प्रूफ, पूरी मिसाइल से प्रूफ, उसमें तमाम जैमर होते हैं। लेकिन पुतिन ने यहाँ कुछ भी नहीं देखा, वो शांति से बैठ गए। इवन पुतिन से कोई हाथ नहीं मिला सकता, उनके बॉडीगार्ड वहाँ एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि मोदी गले भी मिल रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही। तो इससे पता चलता है कि रशिया भारत पे आंख बंद करके भरोसा करता है। आज भारत का कर्तव्य बनता है कि भारत रशिया के साथ उसी आंख बंद करके समझौते में आए और रशिया से तेल ले, टेक्नोलॉजी ले, बिजनेस ले, व्यापार ले, पश्चिम सभ्यताओं के चक्कर में ना पड़े। ये अमेरिका इजराइल किसी के सगे नहीं है, ये बस खून के प्यासे हैं। खैर, मुझे तो यही लगता है, बाकी आपकी क्या राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।